हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, हमारे चैनल इजी स्टडी एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है महत्वपूर्ण सूचकांक एवं रिपोर्ट। इसको इंग्लिश में बोलेंगे हम इम्पोर्टेंट इंडेक्स एंड रिपोर्ट। इंडेक्स होता है सूचकांक और रिपोर्ट तो आपको मालूम है रिपोर्ट ही हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये सूचकांक और रिपोर्ट क्या होता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो वैश्विक स्तर पर अलग अलग संगठन और संस्थाएँ होती हैं वे समय समय पर अलग अलग इंडेक्स और रिपोर्ट पब्लिश करती रहती हैं, ठीक है। तो मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि इंडेक्स रिपोर्ट क्या होता है। रिपोर्ट तो आपको मालूम ही होगा। रिपोर्ट मतलब हुआ एक प्रकार से किसी टॉपिक पर एनालिसिस करना, उसके बाद उसको पेपर में पब्लिश करना। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको क्लाइमेट चेंज यानी कि जलवायु परिवर्तन पर आपको एक रिपोर्ट तैयार करनी है, तो आप क्या करेंगे? आप क्लाइमेट चेंज पर एनालिसिस करेंगे, किस प्रकार से विश्व का जो क्लाइमेट है समय के साथ साथ परिवर्तित हुआ, उसका क्या क्या प्रभाव पड़ता है और किस प्रकार से हम जलवायु परिवर्तन को होने से रोक सकते हैं। इस प्रकार से आप एनालिसिस करके एक रिपोर्ट तैयार करोगे और मेरे को सबमिट कर दोगे। ये तो हो गया रिपोर्ट तैयार करना। लेकिन इंडेक्स क्या होता है? इंडेक्स है सूचकांक यानी कि सूचक प्लस अंक। मैं आपको छोटे से एग्जाम्पल से बताना चाहूँगा। मान लीजिए आप एक जिले के डीएम हो, कलेक्टर हो, और आपकी राज्य सरकार ने घोषणा करी कि हम हर वर्ष राज्य स्वच्छता सूचकांक जारी करेंगे। राज्य स्वच्छता सूचकांक जारी करेंगे, ठीक है। राज्य स्वच्छता सूचकांक के माध्यम से राज्य सरकार ने कहा कि हम हर जिले को हर वर्ष उसके द्वारा किए गए स्वच्छता के प्रयासों के आधार पर उन जिलों को रैंक देंगे, ठीक है। तो सबसे अच्छा कार्य जो करेगा जिला, उस जिले को हम पहली रैंक देंगे, यानी कि हम कहेंगे कि उसको राज्य स्वच्छता सूचकांक में उस जिले को पहला स्थान प्राप्त हुआ, तो उसको सूचकांक में पहला नंबर मिलेगा। उसी प्रकार से जो अन्य जिले हैं उस राज्य के, उनको अपनी परफॉर्मेंस के आधार पर अलग अलग रैंक दी जाएगी। तो इससे होगा क्या कि आप जिस जिले के डीएम होंगे, आपके मन में ये रहेगा कि अगर मैं अच्छा कार्य करूंगा तो हमारे जिले का नाम रोशन होगा, हमारे जिले का नाम आएगा कि हमारे जिले में सबसे ज़्यादा सफाई है, स्वच्छता है। तो आप अपने क्षेत्र में स्वच्छता के लिए अच्छे प्रयास करेंगे और आप कोशिश करेंगे कि आप उस वर्ष राज्य स्वच्छता सूचकांक में पहले आएँ। तो आप इसको एक प्रकार से कोरिलेट कर सकते हो। जब हम छोटे थे ना, तो हम स्कूल में पढ़ते थे, तो हमारे जब एग्ज़ाम्स होते थे तो उसमें क्या होता है, हमको नंबर्स मिलते हैं, मार्क्स मिलते हैं, और मार्क्स के आधार पर हमारे क्लास में जो फर्स्ट होता है, सेकंड होता है, उनको अलग अलग रैंक दी जाती है बच्चों को। तो उससे क्या होता है, बच्चों के बीच में एक प्रकार से कंपटीशन होता है। तो उसी प्रकार से जो सूचकांक है ना, सूचकांक को आप बोल सकते हैं रैंक बोल सकते हैं। अब हम सबसे पहले देखेंगे वैश्विक भूख सूचकांक को, ठीक है। इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं ग्लोबल, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ठीक है। अब प्रश्न उठता है किस इंडेक्स को, इस सूचकांक को कौन सी संस्था जारी करती है? तो दो संस्थाएं हैं, पहली है कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड दूसरी संस्था है वेल्थ हंगर लाइफ। तो ये दोनों संस्थाएं मिलकर संयुक्त रूप से इस इंडेक्स को जारी करती हैं। अब मैंने आपको बताया था ना, जैसे आपके एग्ज़ाम में आपको मार्क्स मिलते थे, तो इस मार्क्स के आधार पर आपका इंडेक्स यानी कि आपकी रैंक तय होती थी कि आपको क्लास में कौन सी रैंक मिलेगी। और आपके मार्क्स के आधार पर मिलते थे आपको आपके जो अलग अलग सब्जेक्ट हैं, जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, मैथ्स हो गया, एसएसटी हो गया, साइंस हो गया, इन सब्जेक्ट्स में आपकी परफॉर्मेंस के आधार पर आपको मार्क्स मिलते थे और उसी मार्क्स के आधार पर आपको रैंक मिलती थी। और मैंने बताया था आपको कि रैंक मतलब इंडेक्स ही होता है, दोनों सेम ही है। उसी प्रकार से जब वैश्विक भूख सूचकांक को जारी किया जाता है, चूंकि ये वैश्विक है यानी कि विश्व के जो अलग अलग देश है उनको एक रैंक मिलेगी। किस आधार पर रैंक मिलेगी? उनको इन बातों का ध्यान रखा जाएगा रैंक देते समय, इन चार घटकों का ध्यान दिया जाएगा। जैसे मैंने आपको बोला था, आपके जो सब्जेक्ट्स हैं वही आपके घटक हैं स्कूल में। उसी प्रकार से जब ये वैश्विक भूख सूचकांक में रैंक दी जाती है तो इन चार बातों का ध्यान रखा जाता है। तो इन चार बातों के आधार पर ही अलग अलग देशों को नंबर्स मिलते हैं, उन्हीं नंबर्स के आधार पर जो देश है उनको रैंक मिलती है, ठीक है। अब पहला है अल्पपोषण। अब मैं आपको एक बार फटाफट बता देता हूँ, उसके बाद इसको अच्छे से समझाऊंगा एक एक करके। अगर एक देश ए है और एक देश बी है और बहुत सारे देश हैं सी डी ऐसे करके हैं, अगर मान लीजिए इस देश ए में अल्पपोषित बच्चों की संख्या या अल्पपोषित लोगों की संख्या, नागरिकों की संख्या सबसे कम है, बाल मृत्यु दर सबसे कम है, जो वहाँ के बच्चे हैं, आपने देखा होगा कई बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है कि उनकी लंबाई के अनुपात में उनका वजन कम होता है। बच्चे लंबे बहुत ज़्यादा होते हैं
लेकिन उनका उस आधार पर उनका वजन नहीं होता है, तो ये भी एक प्रकार की प्रॉब्लम होती है। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं वेस्टिंग, चाइल्ड वेस्टिंग बोलते हैं इसको हम। बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है, उनकी लंबाई ज़्यादा हो जाती है लेकिन वेट उनका कम ही होता है। तो उस देश ए में जो बच्चे हैं उनकी जो लंबाई के अनुपात में जो कम वजन वाली प्रॉब्लम होती है ना बच्चों को, वो उस देश में बहुत ही कम है, सबसे कम है वो प्रॉब्लम बच्चों में। साथ ही आपने देखा होगा कई बच्चे ऐसे होते हैं कि उनकी आयु तो बढ़ती जाती है, आयु के अनुपात में उनकी लंबाई नहीं बढ़ पाती, तो इसको हम बोलते हैं चाइल्ड, जैसे इसको बोलते हैं चाइल्ड वेस्टिंग, इसको बोलते हैं हम इंग्लिश में चाइल्ड स्टंटिंग। लंबाई के अनुपात, आयु के अनुपात में बच्चों की लंबाई कम होना। तो कई देशों में ये प्रॉब्लम होती है, कई बच्चों में ये प्रॉब्लम होती है। तो अगर उस देश ए के बच्चों में ये जो प्रॉब्लम है सबसे कम है बाकी देशों की तुलना में, तो जो देश होगा उसकी जो रैंक होगी, यानी कि जो उसका इंडेक्स में जो स्थान होगा पहला होगा उस देश ए का। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा कि अल्प पोषण क्या होता है। सबसे पहले अल्प पोषण क्या हुआ, तीन चीज़ें होती हैं देखिए। पहला है अल्प पोषण। अल्प पोषण मतलब हुआ कम पोषण, अल्प मतलब कम ही तो होता है। अभी अल्प पोषण मतलब क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि आपको मालूम है कि हमको पर डे एक निश्चित मात्रा में भोजन की आवश्यकता होती है, जो हमारी बॉडी के विकास के लिए अति आवश्यक है। अगर आपको जितना भोजन आपको चाहिए आपकी ग्रोथ के लिए, अगर आप उतना इनटेक कर रहे हो, उतना आप भोजन ग्रहण कर रहे हो, तो आपकी बॉडी को जितनी आपको एनर्जी पर डे चाहिए वो एनर्जी मिलेगी, आपको उतने पोषक पदार्थ मिलेंगे, तो आप कहलाएंगे सुपोषित। इस प्रक्रिया को बोलेंगे हम सुपोषण, और आप कहलाएंगे सुपोषित। अगर आपको जितना भोजन की आवश्यकता है पर डे आपकी ग्रोथ के लिए, आप उसकी तुलना में कम मात्रा में पोषक पदार्थ ग्रहण करते हैं। पोषक पदार्थ या एनर्जी हम किस माध्यम से ग्रहण करते हैं, भोजन के माध्यम से ग्रहण करते हैं, तो हम बोलेंगे इसको अल्प पोषण, और हम हो जाएंगे अल्प पोषित। और एक तीसरा होता है कुपोषण। कुपोषण तो ये हुआ कि अगर किसी व्यक्ति को जितना उसको भोजन की आवश्यकता है, जिसके माध्यम से उसकी बॉडी में पोषक पदार्थ जाएंगे, एनर्जी जाएगी, वे बिल्कुल भी मात्रा में उतने पोषक पदार्थ ग्रहण नहीं कर पा रहा है, रत्ती भर बहुत ही कम मात्रा में उसको पोषक पदार्थ मिल रहे हैं, कभी तो भूखाइश हो जाता है, तो हम कहेंगे उस व्यक्ति को कुपोषित कहेंगे, और उस प्रक्रिया को कुपोषण कहेंगे। तो देखा गया ना, जैसे जो भिखारी लोग होते हैं अधिकतर वो कई दिन कई रात वे भूखे सोते हैं, तो उनको तो जो बॉडी को चाहिए वो तो बिल्कुल भी नहीं गया ना, कभी मिल जाता कभी नहीं मिलता, तो उनको बहुत ही कम मात्रा में पोषक पदार्थ मिलते हैं, और पोषक पदार्थ मैंने बताया था भोजन के माध्यम से जाते हैं, तो वे इसलिए कुपोषित हो जाते हैं। बाल मृत्यु दर है। अब ये बाल मृत्यु दर क्या होती है, बाल मृत्यु दर होती है किसी देश की बाल मृत्यु दर, मतलब वो हुआ कि वहाँ के 1000 बच्चों में, प्रतिवर्ष 1000 बच्चों में, और 1000 बच्चे क्या होंगे, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे होंगे, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे। अब मैं इसको अच्छे से बताता हूँ। प्रतिवर्ष यानी कि हर एक वर्ष में प्रतिवर्ष 5 वर्ष से कम उम्र के 1000 बच्चों में से जितने बच्चों की मौत हो जाती है ना, उसी को हम बोलते हैं बाल मृत्यु दर। इसका अर्थ यह हुआ कि अगर फॉर एग्जांपल अगर हमारे देश की बाल मृत्यु दर 50 आती है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि हमारे देश में प्रतिवर्ष 5 वर्ष से कम उम्र के 1000 बच्चों में 50 बच्चों की मौत हो जाती है। ठीक है, तो ये बाल मृत्यु दर जिस देश में कम होगी उस देश की रैंक उतनी अच्छी होगी। ठीक है, और बाल मृत्यु दर जिन देशों में ज़्यादा होगी और उन देशों में जो रैंक है उनकी और ज़्यादा खराब हो जाएगी, यानी कि वैश्विक भूख सूचकांक में उनका जो स्थान है वो बहुत ही बाद में आएगा। ठीक है, और बाकी तो मैंने आपको बता दिया, लंबाई के अनुपात में कम वजन वाली प्रॉब्लम होती है बच्चों को, ये प्रॉब्लम भी कम होनी चाहिए उस देश में अगर उनको रैंक अच्छी लानी है। साथ में आयु के अनुपात में जो कम लंबाई वाली प्रॉब्लम भी कम होनी चाहिए अगर उन देश को अच्छी रैंक लानी है तो इन 4 चीज़ों के आधार पर, इन 4 बातों के आधार पर या 4 घटकों के आधार पर वैश्विक भूख सूचकांक जारी किया जाता है। ठीक है, तो इस बात को आप समझे होंगे। उसके बाद नंबर आता है सामाजिक प्रगति सूचकांक का, जिसको हम इंग्लिश में हम बोलते हैं सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स। ठीक है, तो सबसे पहले प्रश्न तो वही उठता है कि इस इंडेक्स को या इस सूचकांक को कौन सी संस्था जारी करती है, तो उस संस्था का नाम है सोशल प्रोग्रेस इम्परेटिव। जो संस्था है ये जारी करती है सामाजिक प्रगति सूचकांक को। ठीक है, अब आप मुझे बताइए सामाजिक प्रगति सूचकांक में किस बारे में बात होगी। इसमें यह देखा जाएगा कि जो भिन्न भिन्न देश हैं उनको एक प्रकार से रैंक दी जाएगी, क्योंकि ये सूचकांक की बात बोल रहा है, और किस आधार पर रैंक दी जाएगी, उन देशों को रैंक दी जाएगी उन देशों के समाज में कितनी प्रगति हुई है। ठीक है, अलग अलग देश का जो समाज होता है, जो सोसाइटी होती है, उनमें कितना प्रगति हुई है, कितनी प्रोग्रेस हुई है, इस आधार पर हर देश को एक रैंक दी जाती है इस सूचकांक के माध्यम से। ठीक है, तो ये तो आप नाम से समझ रहे होंगे, इसमें सामाजिक प्रगति देखी जाएगी भिन्न भिन्न देशों में, उस आधार पर उनको रैंक दी जाएगी। ठीक है,
उसके बाद अगला नंबर आता है मानव विकास सूचकांक। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे इंग्लिश में हम बोलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है ना, एक संस्था है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, जिसे हम बोलते हैं यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी जो संस्था है, ये संस्था जारी करती है इस सूचकांक को। यहाँ पर आप एक बात का और ध्यान रखना कि जो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम है ना, इसके द्वारा एक रिपोर्ट जारी की जाती है। उस रिपोर्ट का नाम है मानव विकास रिपोर्ट। मानव विकास रिपोर्ट। इस मानव विकास रिपोर्ट में ही ये सूचकांक प्रकाशित किया जाता है। ठीक है, तो अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि मानव विकास रिपोर्ट कौन सी संस्था जारी करती है, तो आप कहेंगे यूएनडीपी यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, और इस मानव विकास रिपोर्ट में ही मानव विकास सूचकांक भी प्रकाशित किया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, जैसे मैंने इससे पहले बताया था ना, जब शुरुआत में आपको मैंने वैश्विक भू सूचकांक बताया था, तो मैंने उसमें 4 घटक बताए थे उसके। ठीक है, उसी प्रकार से मानव विकास सूचकांक के 3 घटक होते हैं, 3 आयाम होते हैं, यानी कि जिस आधार पर अलग अलग देशों को मानव विकास सूचकांक में उनको रैंकिंग दी जाती है। ठीक है, तो इसके 3 आयाम होते हैं। जैसे वैश्विक भू सूचकांक के 4 घटक थे या आयाम थे, यहाँ पर इसके 3 आयाम या घटक होते हैं। पहला है लंबा व स्वस्थ जीवन, दूसरा है ज्ञान की उपलब्धि, तीसरा है एक अच्छा जीवन स्तर। तो इसीलिए अगर किसी देश में वहाँ के लोग एक लंबा और स्वस्थ जीवन जी रहे होंगे, वहाँ के लोगों में ज्ञान की उपलब्धि हो रही होगी, ज्ञान की प्राप्ति हो रही होगी, और उस देश के लोग अगर अच्छा जीवन स्तर प्राप्त कर रहे होंगे, तो हम बोलेंगे कि उस देश का मानव विकास सूचकांक में अच्छा स्थान होगा, यानी कि उसकी अच्छी रैंक होगी। ठीक है, अब ये कैसे डिसाइड होगा कि किसी देश में वहाँ के लोग एक लंबा और स्वस्थ जीवन जी रहे हैं? तो इसके तो कई सारे इंडिकेटर हो सकते हैं ना, जो डिसाइड कर सकते हैं कि वहाँ के लोग लंबा और स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। तो यहाँ पर हम जिस इंडिकेटर का यूज करते हैं, जो ये बताता है कि वहाँ के लोग लंबा और स्वस्थ जीवन जी रहे हैं, तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं इंडिकेटर। इंडिकेटर मतलब इंडिकेट करना, यानी कि जो बताता है कि वहाँ के लोग लंबा और स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। तो इसमें देखा जाता है जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, समय जीवन प्रत्याशा, यानी कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। जब कोई बच्चा पैदा होता है ना, इसका अर्थ ये हुआ कि जब किसी देश में कोई बच्चा पैदा हो रहा होगा, तो उसके पैदा होते समय उसकी जो औसत आयु का अनुमान लगाया जाता है, तो उसी को बोलते हैं हम जन्म के समय जीवन प्रत्याशा। ठीक है, इसका अर्थ ये हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटा बच्चा पैदा होता है, अगर उस देश में जो बच्चा पैदा हो रहा है उसका जन्म के समय जीवन प्रत्याशा लगाई जा रही है 60 वर्ष। ठीक है, और एक दूसरा देश है नॉर्वे और स्विट्जरलैंड जैसा देश है, जहाँ जन्म के समय जो बच्चे की जो जीवन प्रत्याशा है, यानी कि जब वो बच्चा पैदा हो रहा है तो उसकी जो औसत उम्र है वो लगाई जा रही है कि 80 वर्ष तक ये बच्चा जिएगा। इसका अर्थ ये हुआ कि जो दूसरा देश है, यहाँ लंबा और स्वस्थ जीवन जिया जा रहा होगा। ठीक है, तो इसलिए जो बच्चा जब पैदा होगा, तो उस समय उसकी जो जीवन प्रत्याशा यानी कि जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी कि कितने वर्ष वो बच्चा जिएगा, इसके द्वारा बताया जाएगा कि वहाँ के लोगों के द्वारा लंबा और स्वस्थ जीवन जिया जा रहा है या नहीं जिया जा रहा है। अगर किसी देश में लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा होगी, तो वहाँ के लोग लंबा और स्वस्थ जीवन जी रहे होंगे। अगर किसी देश में जीवन प्रत्याशा कम होगी, तो वहाँ के जो लोग हैं वो लंबा और स्वस्थ जीवन नहीं जी रहे होंगे। ठीक है, तो इसके द्वारा डिसाइड होता है कि उस देश के लोग लंबा और स्वस्थ जीवन जी रहे हैं या नहीं जी रहे हैं। ठीक है, उसी प्रकार दूसरा पॉइंट देखिए, ज्ञान की उपलब्धि। अब ज्ञान की उपलब्धि हो रही है या नहीं हो रही है, ये बताने के लिए तो कई सारे इंडिकेटर हो सकते हैं ना, लेकिन जब हम मानव विकास सूचकांक की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो इंडिकेटर लिया जाता है वो शिक्षा ली जाती है। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर किसी देश में वहाँ के नागरिकों के द्वारा जो एजुकेशन है, जो स्कूल एजुकेशन है, वो लंबे समय तक ली जा रही है, तो हम बोलेंगे कि वहाँ के लोगों के द्वारा ज्ञान की उपलब्धि की जा रही है, ज्ञान की प्राप्ति की जा रही है। ठीक है, अगर किसी देश में वहाँ के लोगों के द्वारा कम शिक्षा ग्रहण की जा रही है, तो हम बोलेंगे वहाँ के लोगों के द्वारा ज्ञान की उपलब्धि कम की जा रही है। ठीक है, तो जहाँ ज़्यादा शिक्षा दी जा रही होगी या ज़्यादा शिक्षा ली जा रही होगी लोगों के द्वारा, वहाँ ज्ञान की उपलब्धि ज़्यादा होगी। ठीक है, तो उस देश का रैंकिंग में अच्छा स्थान होगा। एक अच्छा जीवन स्तर। अब एक अच्छा जीवन स्तर यानी कि डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब एक अच्छा जीवन स्तर तय करने के लिए कई सारे इंडिकेटर हो सकते हैं। आप देख सकते हैं कि लोगों के पास, कितने लोगों के पास अच्छा घर है, अच्छा लाइफ स्टाइल है, कई सारी चीज़ें देख सकते हैं आप। लेकिन यहाँ पर जब एक अच्छा जीवन स्तर तय किया जाता है मानव विकास सूचकांक में, तो यहाँ पर देखा जाता है कि लोगों की
इनकम कितनी है। तो अगर किसी देश में वहाँ के लोगों की जो इनकम ज़्यादा होगी तो हम बोलेंगे कि उस देश में लोगों का जो जीवन स्तर है वो एक अच्छा जीवन स्तर है। अगर किसी देश में लोगों की इनकम कम होगी तो हम बोलेंगे वहाँ अच्छा जीवन स्तर नहीं है। ठीक है, तो इस आधार पर मानव विकास सूचकांक जारी किया जाता है। जैसे कई बार क्या होता है ना कि जो नॉर्वे जैसे देश होते हैं, जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं, इनका जो मानव विकास सूचकांक में स्थान टॉप में आता है। नॉर्वे का जो स्थान है अधिकतम समय जो रहता है पहला स्थान रहता है, एक रैंक होती है इनकी सूचकांक में। इसका अर्थ ये हुआ कि नॉर्वे में क्या होगा, लंबा व स्वस्थ जीवन जिया जा रहा होगा वहाँ के लोगों के द्वारा, अर्थात वहाँ की जो लोग हैं उनकी जन्म के समय जीवन प्रत्याशा ज़्यादा होगी। साथ में ज्ञान की उपलब्धि की जा रही होगी, ये कैसे डिसाइड होता है, शिक्षा के माध्यम से, और साथ में वहाँ के लोगों के द्वारा एक अच्छा जीवन स्तर होगा वहाँ के लोगों का। ठीक है, क्योंकि वहाँ के लोगों की इनकम बहुत ज़्यादा है, इसके द्वारा तय होता है ना अच्छा जीवन स्तर। ठीक है, तो जिस देश में ये तीनों चीज़ें, तीनों आयाम में उन देशों का परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो हम बोलेंगे उस देश की जो रैंक है वो मानव विकास सूचकांक में अच्छी होगी। ठीक है, तो इस बात को आप समझे होंगे। उसके बाद देखिए अगला नंबर आता है लैंगिक असमानता सूचकांक का, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स। अब आप मुझे बताइए, आप लैंगिक असमानता से क्या समझते हैं। लैंगिक असमानता मतलब हुआ महिला और पुरुष के बीच में, स्पेशली महिलाओं के साथ ही असमानता ज़्यादा होती है ना समाज में। तो महिलाओं के साथ समाज में किस प्रकार की असमानता की जाती है। असमानता कहाँ पर होती है, असमानता होती है स्वास्थ्य के मामले में, शिक्षा के मामले में। जब महिलाओं को शिक्षा देने की बात आती है, एजुकेशन देने की बात आती है, तो उनके साथ भेदभाव होता है। साथ में जैसे आपने देखा होगा जो पॉलिटिशियन है, पॉलिटिशियन राजनीति में महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व है बहुत ही ज़्यादा कम है, तो वहाँ भी राजनीति में भी उनके साथ भेदभाव होता है। तो इसको हम बोल सकते हैं राजनीतिक असमानता बोल सकते हैं महिलाओं के साथ। साथ में जैसे लेबर फोर्स में भी देखना अधिकतम पुरुष लोग काम करते हैं, तो लेबर फोर्स में भी महिलाओं के साथ असमान व्यवहार किया जाता है। तो इस सूचकांक के द्वारा, लैंगिक असमानता सूचकांक के द्वारा भिन्न भिन्न देशों को वहाँ होने वाली जो लैंगिक असमानता है उसके आधार पर रैंक दी जाती है। ठीक है, तो आप इस बात को समझे होंगे। अब प्रश्न उठता है कि इसको कौन सी संस्था जारी करती है, लैंगिक असमानता सूचकांक को कौन सी संस्था जारी करती है। तो ये वही संस्था है जो जारी करती है मानव विकास सूचकांक को। तो जैसे मैंने आपको बताया था ना कि जो मानव विकास सूचकांक है इसको यूएनडीपी जारी करती है, और यूएनडीपी मैंने बोला था एक रिपोर्ट जारी करती है, उस रिपोर्ट का नाम है मानव विकास रिपोर्ट। तो मानव विकास रिपोर्ट में मानव विकास सूचकांक भी जारी किया जाता है, और साथ में मानव विकास रिपोर्ट में ही लैंगिक असमानता सूचकांक भी जारी किया जाता है। उसके बाद नंबर आता है बहुआयामी गरीबी सूचकांक का, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। ठीक है, अब प्रश्न उठता है कि इसको कौन सी संस्था जारी करती है। तो इसको भी वही संस्था जारी करती है जो मानव विकास सूचकांक और लैंगिक असमानता सूचकांक को जारी करती है, अर्थात संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूएनडीपी ही सूचकांक को भी जारी करती है। अब आप ऐसा मत समझना कि इसमें ये देखा जाएगा कि इस देश में गरीबी ज़्यादा है कम है उस आधार पर रैंक दी जाएगी, ऐसा नहीं होता। इसके जो 3 आयाम है वो इस प्रकार से हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन निर्वाह स्तर। इसमें देखा जाता है कि अगर किसी देश में वहाँ के लोगों का स्वास्थ्य अच्छा है, वहाँ के लोगों के द्वारा अच्छी शिक्षा प्राप्त की जा रही है, और वहाँ के लोगों को जो जीवन जीने के लिए जो आवश्यक चीज़ें होती हैं उपलब्ध हैं, सभी लोगों को उपलब्ध हैं, अर्थात हम बोलेंगे वहाँ जीवन निर्वाह स्तर अच्छा होगा, तो उस देश का बहुआयामी गरीबी सूचकांक में रैंक अच्छा होगा। अब ये कैसे डिसाइड होगा कि वहाँ के लोगों का स्वास्थ्य अच्छा है या बुरा है। तो इसके लिए जो इंडिकेटर होता है, जो इंडिकेट करता है कि वहाँ के लोगों का स्वास्थ्य अच्छा है या बुरा है, तो ये इंडिकेटर होता है शिशु मृत्यु दर और कुपोषण। तो इन 2 आधार पर, अर्थात ये हुआ उस देश में देखा जाएगा कि शिशु मृत्यु दर कितनी है और वहाँ के लोग कितने कुपोषित हैं। अगर वहाँ के लोग कम कुपोषित होंगे और वहाँ शिशु मृत्यु दर कम होगी उस देश में, तो हम बोलेंगे उस देश में जो वहाँ के लोग हैं उनका स्वास्थ्य अच्छा होगा। ठीक है, अब ये शिशु मृत्यु दर क्या होती है मैं आपको बताना चाहूँगा। तो शिशु मृत्यु दर की मैं आपको डेफिनेशन बताऊँगा। तो शिशु मृत्यु दर होती है प्रति वर्ष, यानी कि एक वर्ष में 1 वर्ष से कम उम्र के 1000 बच्चों में से, 1 वर्ष से कम उम्र के 1000 बच्चों में से
मरने वाले बच्चों की संख्या को ही बोलते हैं हम शिशु मृत्यु दर। एक वर्ष में 1000 बच्चों में से, और ये 1000 बच्चे होंगे एक वर्ष से कम उम्र के, आप बोल सकते हैं एक वर्ष में एक वर्ष से कम उम्र के 1000 बच्चों में से मरने वाले बच्चों की संख्या को ही हम बोलते हैं शिशु मृत्यु दर। अगर मान लीजिए किसी देश की जो शिशु मृत्यु दर वो 30 है, अर्थात ये हुआ कि उस देश में प्रतिवर्ष एक वर्ष से कम उम्र के जो 1000 बच्चे उनमें से 30 बच्चों की मौत हो जा रही होगी। ठीक है, तो अगर हम बोलते हैं यहाँ पर बहुआयामिक गरीबी सूचकांक में हम बोलते हैं कि जो आयाम स्वास्थ्य आयाम है, तो हम कब कहेंगे किसी देश में वहाँ के लोगों का स्वास्थ्य अच्छा है, तो मैंने बोला था उसमें देखा जाएगा वहाँ शिशु मृत्यु दर कितनी है और कुपोषण कितना है। अगर किसी देश में ये शिशु मृत्यु दर कम होगी और वहाँ के कम लोग कुपोषित होंगे तो हम बोलेंगे वहाँ के लोगों का स्वास्थ्य अच्छा है। ठीक है, साथ में शिक्षा, दूसरा जो आयाम है शिक्षा। अब शिक्षा कैसे डिसाइड होगी, तो उसके लिए इंडिकेटर क्या होता है, हम कब कहेंगे कि वहाँ के लोगों की शिक्षा अच्छी है, एजुकेशन अच्छी है। तो यहाँ पर शिक्षा में 2 इंडिकेटर होते हैं। पहला है नामांकित शिशु और दूसरा है शैक्षिक वर्ष। नामांकित शिशु मतलब हुआ कि कितने बच्चों का स्कूल में नामांकन किया जा रहा है, यानी कि एडमिशन किया जा रहा है छोटे छोटे बच्चों का। और शैक्षिक वर्ष मतलब हुआ एकेडमिक ईयर, यानी कि एक जो बच्चा होता है या जो एक व्यक्ति होता है वो कितने वर्षों तक एजुकेशन प्राप्त करता है स्कूल में। ठीक है, तो अगर किसी देश में स्कूल में एडमिशन लेने वाले जो छोटे बच्चे होते हैं जिनका नामांकन किया जाता है वो ज़्यादा है, और साथ में ही वहाँ के जो लोग हैं, जो वहाँ के बच्चे हैं या जो वहाँ का व्यक्ति हैं कोई भी, वो अधिकतम समय तक एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं, अधिकतम शैक्षिक वर्ष तक यानी कि एकेडमिक ईयर तक वो एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे वहाँ एक अच्छी शिक्षा दी जा रही होगी, या हम बोल सकते हैं वहाँ की जो एजुकेशन सिस्टम है वो अच्छा होगा उस देश का। ठीक है, तीसरा है जीवन निर्वाह स्तर। जीवन निर्वाह मतलब हुआ कि जो निर्वाह करने के लिए, यानी कि जीवन को काटने के लिए जिन जिन वस्तुओं की आवश्यकता होती है, जीवन को व्यतीत करने के लिए जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है वो वहाँ के लोगों को उपलब्ध है नहीं है। तो जब जीवन निर्वाह स्तर देखना होता है तो उसके लिए जो इंडिकेटर होते हैं वो इंडिकेटर हैं, 6 इंडिकेटर देखे जाते हैं। पहला है संपत्ति, दूसरा है ईंधन आपूर्ति। ईंधन आपूर्ति मतलब हुआ जो आपका एलपीजी सिलेंडर वगैरह होता है ना, इसको ईंधन आपूर्ति के अंतर्गत रखते हैं, यानी कि ईंधन वगैरह उपलब्ध है नहीं है। तीसरा है आवास, घर उपलब्ध है नहीं है। चौथा है विद्युत, यानी कि बिजली वगैरह उपलब्ध है क्या नहीं है। पांचवा है जलापूर्ति, यानी कि पानी पीने योग्य जो पानी उपलब्ध है कि नहीं है। और छठा है शौचालय, शौचालय उपलब्ध है कि नहीं है। ठीक है, शौचालय भी देखा जाएगा इसमें, शौचालय। तो इन 6 बातों के आधार पर यह तय किया जाता है कि उस देश का जीवन निर्वाह स्तर किस प्रकार का, यानी कि वहाँ के लोगों का जीवन निर्वाह स्तर किस प्रकार का। अगर ये सभी वस्तुएं या सभी चीज़ें अगर किसी देश में उपलब्ध होंगी, सभी लोगों को उपलब्ध होंगी, तो हम बोलेंगे उस देश का जीवन निर्वाह स्तर अच्छा होगा। ठीक है, तो इस आधार पर अगर इन तीनों आयामों में किसी देश की अगर अच्छी रैंक होगी तो हम बोलेंगे उस देश का जो बहुआयामी गरीबी सूचकांक है उसमें अच्छा स्थान होगा। ठीक है, उसका स्थान टॉप में होगा। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखना। उसके बाद हम पढ़ेंगे मानव पूंजी सूचकांक। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं, मानव हो गया ह्यूमन, पूंजी हो गया कैपिटल, सूचकांक हो गया इंडेक्स। ठीक है, तो सबसे पहले प्रश्न उठता है कि इसको कौन सी संस्था जारी करती है, तो उसको विश्व बैंक जारी करता है। वर्ल्ड बैंक एक संस्था है वो जारी करती है इस इंडेक्स को। ठीक है, तो होता क्या है ना, वर्ल्ड बैंक एक रिपोर्ट जारी करती है, उस रिपोर्ट का नाम है विश्व विकास रिपोर्ट, यानी कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। विश्व बैंक एक रिपोर्ट जारी करती है, विश्व विकास रिपोर्ट। तो इसी रिपोर्ट में ही ये सूचकांक भी प्रकाशित किया जाता है। ठीक है, अब ये सूचकांक किस आधार पर रैंक देगा अलग अलग देशों को, तो अब यह है मानव पूंजी के आधार पर। मानव पूंजी मतलब ये हुआ, तो यहाँ पर आप मानव पूंजी मतलब ये मत समझना कि मानव के पास कितना संपत्ति है, कितना धन है, इस आधार पर रैंक दी जाएगी, ऐसा नहीं है। यहाँ पर मानव पूंजी मतलब यह है कि उस मानव के पास, मनुष्य के पास पूंजी कितनी है। यहाँ पर पूंजी मतलब हुआ कि स्वास्थ्य, क्योंकि स्वास्थ्य भी हमारे पूंजी होती है ना। शिक्षा, हम कितनी एजुकेशन प्राप्त करते हैं, शिक्षा भी तो एक पूंजी है। और कौशल, जिसको हम बोलते हैं स्किल, अगर आपके पास कौशल है, स्किल है, अच्छा स्किल है आपके पास, तो आपके पास पूंजी है। कौशल भी तो एक पूंजी है। ठीक है, इसे बोलते हैं हम ह्यूमन कैपिटल बोलते हैं। तो कौशल भी एक, स्किल भी एक कैपिटल है। तो इस आधार पर रैंक दी जाती है भिन्न भिन्न देशों को। अगर किसी देश में
वहाँ के लोगों में अच्छी खासी स्किल है, वहाँ के लोग अच्छी एजुकेशन प्राप्त करते हैं, अच्छा वहाँ का हेल्थ है, इस प्रकार से जो ह्यूमन कैपिटल होते हैं वो उस देश में अच्छी क्वालिटी का है, तो हम बोलेंगे उस देश की जो रैंक है वो मानव पूंजी सूचकांक में यानी कि ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में उस देश की रैंक अच्छी होगी। जिस देश में स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी नहीं है, जो वहाँ के लोगों का स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा, वहाँ के जो लोग हैं उनकी अच्छी शिक्षा नहीं मिलती है और वहाँ के लोगों में अच्छा स्किल नहीं है, जिसको हम ह्यूमन कैपिटल बोलते हैं। और कई और चीज़ें भी हो सकती हैं ह्यूमन कैपिटल के अंतर्गत, तो मैंने 3 चीज़ लिया आपको समझाने के लिए, स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशल। तो उस देश में हम बोलेंगे कि जो मानव पूंजी सूचकांक में उसकी रैंक है वो बहुत ही पीछे होगी, ठीक है। इसको जो जारी करता है वो विश्व बैंक जारी करता है, वर्ल्ड बैंक जारी करता है। उसके बाद देखिए वैश्विक शांति सूचकांक, तो विश्व में पीस के आधार पर विश्व के अलग अलग देशों को रैंक दी जाती है, इसको हम ग्लोबल पीस इंडेक्स भी बोलते हैं। ग्लोबल पीस इंडेक्स तो इसको जारी करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, एक संस्था है, ये संस्था इस इंडेक्स को जारी करती है। उसके बाद नंबर आता है विश्व खुशहाली रिपोर्ट का, इसको बोलते हैं हम वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। इससे पहले था ग्लोबल वैश्विक ग्लोबल पीस इंडेक्स था, अब आ गया है ये रिपोर्ट आ गई, विश्व खुशहाली रिपोर्ट है। तो इस रिपोर्ट को जारी करता है संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था है, उसका नाम है यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क एक संस्था है, यूनाइटेड नेशंस की ये संस्था है। तो इस संस्था के द्वारा इस रिपोर्ट को प्रकाशित किया जाता है, ठीक है। तो जब मैं यूनाइटेड नेशंस बोलता हूँ ना, यूएन बोलता हूँ, तो यूएन जो है वो 193 देशों का एक संगठन है। तो इस यूएन के अंतर्गत कई सारे संगठन आते हैं, कई सारी संस्थाएं आती हैं, तो उन्हीं संस्थाओं में से एक संस्था है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क। तो इसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है, प्रकाशित की जाती है, ठीक है। उसके बाद नंबर आता है, ये तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, कारोबार सुगमता सूचकांक, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स। तो इस इंडेक्स में अलग अलग देशों को किस आधार पर रैंक दी जाती है, तो जिस देश में बिजनेस, क्योंकि इसमें बिजनेस की बात बोली गई है, व्यापार बोल सकते हो या उद्योग बोल सकते हो, अगर किसी देश में बिजनेस स्टार्ट करना या बिजनेस करना आसान है तो उस देश की जो रैंक है वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अच्छी होगी। जिस देश में व्यापार करना है उस देश में बिजनेस करना मुश्किल हो जाएगा या मुश्किल है या कई सारे नियम कानून हैं, तो उस देश की जो रैंक है वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बहुत पीछे होगी। जैसे हमारे देश में अब रैंक सुधर रही है धीरे धीरे, क्योंकि हमारे देश में पहले क्या था कि हमारे देश में एक उद्योग को, यानी कि जो विदेशी जो हमारे देश में उद्योग स्थापित करना चाहते हैं, जो बिजनेस स्थापित करना चाहते हैं हमारे देश में, बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ता है, इतना आसान नहीं है हमारे देश में कोई उद्योग स्थापित करना। तो इसलिए हमारे देश की जो रैंक थी वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बहुत पीछे थी, लेकिन अब धीरे धीरे हमारे देश की जो रैंक है वो सुधर रही है, ठीक है। कारोबार से आप समझ सकते हैं कि कारोबार स्थापित करना, अगर किसी देश में कारोबार स्थापित करना या स्टार्ट करना आसान है तो उसकी रैंक अच्छी होगी। तो इसको जारी करता है, इस इंडेक्स को विश्व बैंक जारी करता है, ठीक है। उसके बाद देखिए ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स तो आप समझ रहे होंगे कि अगर किसी देश में इनोवेशन ज़्यादा हो रहा होगा, वहाँ जो रिसर्च वगैरह ज़्यादा हो रही होगी, वैज्ञानिक अनुसंधान ज़्यादा हो रहे होंगे, तो उस देश की जो रैंक है वो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में अच्छी होगी। तो इसको कौन जारी करता है, तो मैंने बताया था यूनाइटेड नेशन के अंदर कई सारी संस्थाएं आती है, तो उसके अंतर्गत एक संस्था और है, उसका नाम है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम बोलते हैं विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। ये यूनाइटेड नेशन के अंतर्गत ही एक संस्था है, यूएन के अंतर्गत एक संस्था है। तो इसके द्वारा, इसको हम वीपो भी बोलते हैं, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, तो इसके द्वारा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स प्रकाशित किया जाता है, जारी किया जाता है, ठीक है। अब हम देखेंगे विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी इंडेक्स और रिपोर्ट। अब विश्व आर्थिक मंच को हम इंग्लिश में बोलते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम भी एक संस्था है, इस संस्था के द्वारा कुछ इंडेक्स और रिपोर्ट जारी किए जाते हैं। आपने सुना होगा कि हर वर्ष जनवरी के आखिरी सप्ताह में स्विट्जरलैंड में एक जगह है दावोस में एक मीटिंग होती है, तो वो मीटिंग जो है विश्व आर्थिक मंच द्वारा ही आयोजित की जाती है। और इस मीटिंग में भी जो विश्व के बड़े बड़े लीडर प्रतिभाग करते हैं, हमारे देश से मोदी जी भी हर वर्ष जाते हैं दावोस में मीटिंग में, और साथ में जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं और जो जाने माने लोग हैं वो इस आयोजन में प्रतिभाग करते हैं। तो ये जो आयोजन है ये विश्व आर्थिक मंच द्वारा ही आयोजित किया जाता है, ठीक है। तो इस संस्था के द्वारा कुछ इंडेक्स और रिपोर्ट भी रिलीज किए जाते हैं, तो हम एक साथ ही उनको डिस्कस कर लेते हैं। पहला जो इंडेक्स है वह है वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। तो इस इंडेक्स में अलग अलग देशों को इस आधार पर रैंकिंग दी जाती है कि उन देशों के द्वारा परंपरागत ऊर्जा के जो स्रोत होते हैं इनकी तुलना में गैर परंपरागत
ऊर्जा के स्रोतों की उपयोग को बढ़ावा देने के लिए किस प्रकार के प्रयास किए गए हैं। तो इस प्रयास के आधार पर ही अलग अलग देशों को रैंकिंग दी जाती है। तो इसी को बोलते हैं हम ऊर्जा का संक्रमण। परंपरागत ऊर्जा के स्रोत की प्रयोग की तुलना में गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों के उपयोग या प्रयोग को बढ़ावा दिए जाने को ही हम बोलेंगे ऊर्जा संक्रमण। तो जिसने इस क्षेत्र में अच्छा कार्य किया होगा, जिस देश ने, उसको अच्छी रैंक मिलेगी। अब आपके लिए प्रश्न है, आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है कि परंपरागत ऊर्जा के स्रोत क्या होते हैं और गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत क्या होते हैं। मैं हल्का सा एग्जाम्पल बता देता हूँ। पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस, ये कहलाते हैं परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। और पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा इत्यादि जो है वो गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत कहलाते हैं। अब क्यों कहलाते हैं, ये सब आपको कमेंट सेक्शन में लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद अगला जो रिपोर्ट है वो है ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, इसे बोलते हैं हम हिंदी में वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट। ये रिपोर्ट भी WEF द्वारा ही जारी की जाती है। WEF मतलब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ही हुआ। इस रिपोर्ट के द्वारा इस बात का उल्लेख किया जाता है कि विश्व में अलग अलग क्षेत्रों में किस प्रकार से कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ी है, प्रतिस्पर्धा बढ़ी है, इस बारे में उल्लेख किया जाता है। हल्का फुल्का ही बताऊंगा मैं आपको इसमें, ठीक है। इतना कुछ ज़्यादा इसके बारे में जानना नहीं है, बस आपको मालूम होना चाहिए कि रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है, ठीक है। मेन चीज़ इसमें ये है। तीसरा है वैश्विक सूचना एवं प्रौद्योगिकी रिपोर्ट, ग्लोबल IT रिपोर्ट्स। इसमें विश्व की जो IT सेक्टर से संबंधित जितनी भी डिटेल है उनका एनालिसिस किया जाता है। सूचना और प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आपको मालूम ही है कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, टेलीफोन, डिजिटल टेक्नोलॉजी इत्यादि सब आएगा इसमें, ठीक है। उसके बाद देखिए अगली जो रिपोर्ट है यह भी WEF द्वारा ही जारी की जाती है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। तो जेंडर गैप से आप समझ रहे होंगे कि इस रिपोर्ट के द्वारा इस बात का उल्लेख किया जाता है कि महिलाओं के साथ अलग अलग फील्ड में किस प्रकार का भेदभाव किया जा रहा है अभी भी अन्य अलग अलग देशों में, ठीक है। उसके बाद देखिए वैश्विक जोखिम रिपोर्ट, इसे बोलते हैं हम इंग्लिश में ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट। यह भी WEF द्वारा ही जारी की जाती है। इसमें इस प्रकार का उल्लेख किया जाता है ना, जैसे अभी क्लाइमेट चेंज हो रहा है, एक आपको हल्का सा एग्जाम्पल बता रहा हूँ, रिस्क मतलब क्या है यहाँ पर। जैसे भी क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो क्लाइमेट चेंज होने से आने वाले समय में किस प्रकार का रिस्क हो सकता है, जोखिम हो सकता है, इस प्रकार की चीज़ों का इसमें उल्लेख किया जाता है वैश्विक जोखिम रिपोर्ट में, ठीक है। और वैश्विक यात्रा एवं पर्यटन रिपोर्ट भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा ही जारी की जाती है, जिसे हम इंग्लिश में ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट बोलते हैं। तो इसमें विश्व के अलग अलग स्थानों में यात्रा और जो पर्यटन संबंधी जो बातें हैं इनका उल्लेख किया जाता है, ठीक है। तो ये तो वर्ड से आप समझ रहे होंगे, मतलब आपको हल्का फुल्का आइडिया होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर मेन चीज़ आपको क्या याद रखना है, ये जो रिपोर्ट है ये कौन जारी कर रहा है, बस इतना याद रखना आपको, मेन चीज़ जो इसमें इंपॉर्टेंट है। बाकी तो मैं आपको हल्का फुल्का थोड़ा आइडिया दे रहा हूँ किस बारे में इनमें उल्लेख होगा। अब हम कुछ और इंडेक्स और रिपोर्ट भी डिस्कस कर लेंगे जो इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण तो नहीं है, लेकिन हम सब कुछ कवर कर रहे हैं तो इनको भी देख लेते हैं, कई बार एग्जाम में ये भी आ जाते हैं ना। तो देखिए यहाँ पर पहला है इंडेक्स ग्लोबल करप्शन इंडेक्स। तो इसको हम हिंदी में बोलते हैं वैश्विक भ्रष्टाचार सूचकांक। तो इसमें अलग अलग देशों को उन देशों में होने वाली भ्रष्टाचार की जो गतिविधियां होती हैं उसके आधार पर रैंक दी जाती है। तो ये जो संस्था है जो इसको रिलीज करती है इस इंडेक्स को, उसका नाम है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ठीक है। दूसरा है इंडेक्स वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, इसको बोल सकते हैं विश्व प्रेस की आज़ादी सूचकांक। और प्रेस के अंतर्गत आपको मालूम होगा क्या आता है, प्रेस के अंतर्गत न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स और जो न्यूज़ चैनल होते हैं सब आते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो प्रेस की स्वतंत्रता के आधार पर सब देशों को रैंक दी जाती है, किस देश में प्रेस की स्वतंत्रता ज़्यादा है, ठीक है। तो इस आधार पर अलग अलग देशों को रैंक मिलती है। तो ये संस्था जो इसको रिलीज़ करती है उसका नाम है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ठीक है। उसके बाद जो तीसरा इंडेक्स है वह है ग्लोबल पेंशन इंडेक्स। अब पेंशन क्यों दी जाती है, पेंशन दी जाती है एक प्रकार की बुजुर्गों के लिए, एक प्रकार की सुविधा है जो गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है। तो अलग अलग देशों में किस प्रकार की व्यवस्था या सुविधाएं बुजुर्गों को दी गई हैं उसके आधार पर अलग अलग देशों को रैंकिंग दी जाती है। तो इसी को बोलते हैं हम ग्लोबल पेंशन इंडेक्स। तो ये जारी किया जाता है मेलबर्न मर्सर के द्वारा, ठीक है। उसके बाद अगला जो इंडेक्स है वह है ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स, वैश्विक गुलामी सूचकांक या वैश्विक दासता सूचकांक कह सकते हैं, ठीक है। स्लेवरी मतलब दासता या गुलामी होता है। अब यहाँ पर वाली गुलामी नहीं है कि जो प्राचीन समय में गुलाम बना दिए जाते थे, अपने दास बना दिए जाते थे और वो सब कराया जाता था जो वो बंदा चाहता था, ठीक है। प्राचीन समय में ये चीज़ होती थी, दास और गुलाम बनाए जाते थे। लेकिन यहाँ पर गुलामी या दासता का अर्थ है मॉडर्न स्लेवरी, यानी कि जो आधुनिक समय की जो दासता या गुलामी है उसकी बात बोली गई है। आधुनिक दासता या गुलामी भी बोल सकते हैं उसको।
अभी आधुनिक दासता या गुलामी क्या है? वर्तमान समय में क्या होता है, अगर कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से ज़बरदस्ती कुछ काम कराता है ना, तो वो भी स्लेवरी के अंतर्गत ही आएगा, वो आएगा मॉडर्न स्लेवरी के अंतर्गत। तो इसमें यही चीज़ देखा जाता है कि अलग अलग देशों में जो आधुनिक दासता है, जो मॉडर्न स्लेवरी है, वो किस प्रकार से अभी भी उपस्थित है। तो इस आधार पर अलग अलग देशों को रैंकिंग दी जाती है। ठीक है, अब आपको बताना चाहूँगा आधुनिक दासता के अंतर्गत अभी क्या क्या आएगा। जैसे कि हम किसी से कुछ ज़बरदस्ती मजदूरी करवा रहे हैं, अगर हम किसी बच्चे को हम ज़बरदस्ती बाल मजदूरी करवा रहे हैं, अगर हम किसी लेडी से या किसी व्यक्ति से हम ज़बरदस्ती शादी के लिए बोल रहे हैं, या हम उससे ज़बरदस्ती दहेज मांग रहे हैं, तो ये सब जहाँ भी ज़बरदस्ती वाली बात हो जाएगी ना, वो आएगा स्लेवरी के अंतर्गत। इन बातों के आधार पर अलग अलग देशों को रैंकिंग दी जाती है। ठीक है, तो अगर जिन देशों में इस प्रकार की प्रथा अभी भी उपस्थित है, उस आधार पर उन देशों को रैंकिंग मिलेगी। ठीक है, तो ये जो रैंक है, ये जो इंडेक्स है, ये जारी किया जाता है वॉक फ्री फाउंडेशन के द्वारा। ठीक है, उसके बाद नंबर आता है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स का। इसका मतलब है हिंदी में जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक। तो जाहिर सी बात है, इसमें क्या होगा, इसमें अलग अलग देशों के द्वारा जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए किस प्रकार की परफॉर्मेंस दी गई है, किस प्रकार का कार्य किया गया है, इस आधार पर अलग अलग देशों को रैंक दी जाएगी इसमें। तो ये जो रैंक दी जाती है वो जर्मन वॉच के द्वारा दी जाती है। तो इस इंडेक्स को ये संस्था है जर्मन वॉच, ये जारी करती है। उसके बाद आखिरी में देखिए यहाँ पर जो मैंने लिखा है रेड लिस्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको हम हिंदी में लाल सूची भी बोलते हैं। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि जो लाल सूची है वो कौन जारी करता है, तो ये जारी करता है IUCN। IUCN का मतलब है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, यानी कि प्रकृति के कंजर्वेशन के लिए, प्रकृति के संरक्षण के लिए एक संस्था है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था, उसी का नाम IUCN है। तो इस संस्था के द्वारा रेड लिस्ट जारी की जाती है। तो इसमें होता क्या है, मैं हल्का हल्का बताता हूँ। इसमें जो अलग अलग प्रजातियां हैं ना, प्रजातियों के अंतर्गत पेड़ पौधे जीव जंतु इत्यादि आएंगे, उनको उनकी स्थिति के अनुसार उनको अलग अलग श्रेणियों में रखा जाता है। उसके बाद अगली रिपोर्ट है वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक, इसे हम हिंदी में बोल सकते हैं विश्व ऊर्जा आउटलुक। आउटलुक मतलब एक प्रकार से रिपोर्ट ही हुआ। इसमें विश्व में जो ऊर्जा से संबंधित जितना भी आंकड़े हैं, जितना भी एनालिसिस है, सबका उल्लेख किया जाता है। और ये जो रिपोर्ट है, जो आउटलुक है, इसको जारी करता है एक संस्था, उसका नाम है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको IEA भी बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। ठीक है, तो इसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है, इसको हम वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला देखिए ग्लोबल वेज रिपोर्ट, इसे हम हिंदी में बोल सकते हैं वैश्विक मजदूरी रिपोर्ट। ठीक है, इसमें विश्व में जो मजदूरी से संबंधित या मजदूरों से संबंधित जितना भी एनालिसिस है, जितना भी आंकड़े हैं, सबका उल्लेख किया जाता है। और इसको जो जारी करने वाली संस्था है ना, वो काफ़ी याद करना उसको ईजी है। इसका नाम है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसे हम हिंदी में बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन या संघ। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन बोलो या संघ बोलो, एक ही बात है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। और ये जो है, ये भी यूनाइटेड नेशन का ही एक भाग है, यानी कि यूनाइटेड नेशन के अंतर्गत मैंने बोला था कई सारी संस्थाएं आती हैं, तो उन्हीं में से एक संस्था है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये ग्लोबल वेज रिपोर्ट जो है ILO द्वारा जारी किया जाता है। उसके बाद अगली जो रिपोर्ट है वह है ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, हम हिंदी में बोल सकते हैं इसको वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जो है वो, इसमें किस चीज़ का उल्लेख होगा, इसमें जो वर्ल्ड की जो वित्तीय स्थिति है ना, इससे संबंधित जानकारी दी जाएगी इस रिपोर्ट के माध्यम से। इसको जारी करने वाली जो संस्था है उसका नाम है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है। और इसके बाद की रिपोर्ट भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा ही जारी की जाती है, उसका नाम है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, जिसे हम बोलेंगे विश्व आर्थिक आउटलुक। ये भी एक प्रकार की रिपोर्ट है, इसमें विश्व की आर्थिक स्थिति से संबंधित आंकड़ों का उल्लेख किया जाता है, जानकारी दी जाती है इसके माध्यम से। इसको भी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ही जारी करती है। ठीक है, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। उसके बाद ये तो मैंने आपको बता दिया शुरुआत में ही कि विश्व विकास रिपोर्ट जो है वो वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी की जाती है, और मानव विकास रिपोर्ट जो है वो UNDP के द्वारा जारी की जाती है। शुरुआत में आपको बता दिया था। ठीक है।